स्टूडेंट, कल हमारा 5th टॉपिक कंप्लीट हो गया था। आज हमारा 6th टॉपिक है जो कि है क्रिया, अव्यय तथा क्रिया विशेषण। क्रियाएं क्या होती हैं ये तो सभी जानते होंगे। जो भी हम दिन भर में जो भी हरकतें करते हैं, खाना पीना, चलना उठना, बैठना, रोना, ये सब क्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो क्रिया भी दो तरह की होती हैं। एक होती है अकर्मक क्रिया और दूसरी सकर्मक क्रिया। तो जो अकर्मक क्रिया होती है उसमें क्या होता है कि जो क्रिया करता है उसका प्रभाव केवल उसी पे पड़ता है, उसका प्रभाव दूसरे पे नहीं पड़ता, तो वो होती है अकर्मक क्रिया। ठीक है, और सकर्मक क्रिया क्या होती है कि क्रिया कोई और करता है और प्रभाव किसी और पे पड़ता है, तो वो होती है सकर्मक क्रिया। ठीक है, जैसे कि आप देखिए राम सो रहा है तो राम ही सो रहा है ना, सोने का प्रभाव राम पे पड़ रहा है, तो यानी कि यहाँ अकर्मक क्रिया है, क्योंकि किसी और पे प्रभाव नहीं पड़ रहा। राम सो रहा है तो राम पे ही प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन ये हो जाएगा कि राम साइकिल चला रहा है, तो यहाँ पे सकर्मक क्रिया हुई, क्योंकि राम साइकिल चला रहा है, साइकिल चलाने से सड़क घिस रही है, साइकिल भी घिस रही है, तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा, सकर्मक क्रिया। यानी कि जिस क्रिया से कुछ कम होता है या ज़्यादा होता है, कुछ घटता या बढ़ता है, वो होती है सकर्मक क्रिया। और जिस क्रिया के द्वारा कुछ भी कम ज़्यादा नहीं होता या किसी और पे प्रभाव नहीं पड़ता, वो होती है अकर्मक क्रिया। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। क्रिया जिस शब्द से किसी कार्य के होने की प्रवृत्ति प्रकट हो उसे क्रिया कहा जाता है, जैसे पढ़ना, लिखना, चलना इत्यादि। क्रिया विकारी शब्द है जिसके रूप, लिंग, वचन तथा पुरुष के अनुसार बदलते हैं। क्रिया के रूप में यह परिवर्तन हिंदी की अपनी विशेषता है। क्रिया का मूल धातु है, ये ध्यान रखिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। धातु क्रियापद के उस अंश को कहते हैं जो प्रायः सभी रूपों में अपनी उपस्थिति दर्शाता है। वस्तुतः जिन मूल अक्षरों से क्रिया का निर्माण होता है उन्हें धातु कहते हैं। जैसे पढ़ना, क्रिया में पठ धातु के साथ न प्रत्यय लगा है। देखिए धातु होते हैं, आपने शायद पढ़े होंगे कि धातु के रूप पठती, पठंतु इस तरह से होते थे, तो ये वही चीज़ है। ठीक है, धातु। हिंदी में क्रिया का निर्माण धातुओं के अतिरिक्त संज्ञा तथा विशेषण से भी होता है। रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद हैं, ये अभी मैंने आपको बताया है कि सकर्मक तथा अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या है? सकर्मक क्रिया उस क्रिया को कहते हैं जिसका फल कर्ता पर न पड़कर कहीं और पड़े। सकर्मक क्रिया के साथ कर्म रहता है या उसके रहने की संभावना होती है। जैसे राम खाना खाता है, इस वाक्य में क्रिया का फल भोजन पर पड़ता है जो प्रत्यक्षतः उपस्थित नहीं है। जाता है के साथ यदि गंतव्य स्थल की चर्चा वाक्य में नहीं होती तब भी फल घर, विद्यालय आदि शब्दों पर पड़ता है। ऐसी क्रियाएं सकर्मक होती हैं। और अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया के साथ कोई कर्म कारक नहीं होता, इस कारण इसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन हंसता है, हंसने या रोने की क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है। कतिपय ऐसी क्रियाएं हैं जो अकर्मक तथा सकर्मक दोनों होती हैं। यह निर्धारण वाक्य में उनके प्रयोग द्वारा होता है। इन्हें उभयविध धातु भी कहते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि उभयविध धातु किसे कहते हैं। जैसे मेरा जी घबराता है, घबराना क्रिया और ये सकर्मक क्रिया है। मुसीबत में सभी घबराते हैं, घबराना क्रिया है और ये अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया में उ न आना प्रत्यय लगाकर सकर्मक क्रिया बनाया जाता है। जैसे रोना अकर्मक, रुलाना सकर्मक, उड़ना अकर्मक, उड़ाना सकर्मक, कटना अकर्मक, काटना सकर्मक। देखिए यही रोना, अगर कोई रो रहा है या रोना है, खुद रो रहा है तो खुद ही पे प्रभाव पड़ रहा है ना, जो करता है वही कर रहा है ना ये काम, तो खुद पे प्रभाव पड़ रहा है, तो उसमें क्या है, अकर्मक है। लेकिन वो किसी और को रुला रहा है, यानी रुलाना, तो वो किसी और करता है, जो काम ये कर रहा है, रुला रहा है किसी को, तो वो रुला रहा है और दूसरा रो रहा है, तो यहाँ पे सकर्मक क्रिया है। ऐसे ही ओढ़ना, खुद ओढ़ रहे हैं, उसमें क्या है, अकर्मक।
लेकिन उड़ाना, किसी को हम उड़ा रहे हैं तो वो हो गई सकर्मक। तो यहाँ यही चीज़ बस बताई है। अकर्मक क्रिया के धातुओं को उकार, ओकार, इकार तथा एकार में बदलकर तथा अंतय में ना प्रत्यय जोड़कर सकर्मक क्रियाएं बनाई जाती हैं। जैसे खुलना अकर्मक, खोलना सकर्मक। द्विकर्मक क्रिया, कुछ क्रियाएं एक कर्म वाली होती हैं जबकि कतिपय दो कर्म वाली होती हैं। ऐसी क्रियाओं को द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे उसने राम को डंडे से मारा, यहाँ दो कर्म है, राम को और डंडा। संयुक्त क्रिया, जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती हैं उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। संयुक्त क्रिया का निर्माण अकर्मक तथा सकर्मक दोनों क्रियाओं द्वारा हो सकता है। जैसे लेट जाना, गिर पड़ना, बेच लेना इत्यादि। तो यहाँ तक आपकी समझ आ गया होगा कि क्या अकर्मक होती है, क्या सकर्मक होती है और क्या द्विकर्मक क्रिया है, संयुक्त क्रिया क्या है। तो इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन में बन के आ जाते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। आगे देखते हैं संयुक्त क्रिया ही। संयुक्त क्रिया में पहली क्रिया प्रधान होती है तथा बाद वाली क्रिया उससे विशेषता उत्पन्न करती है। जैसे मैं पढ़ सकता हूँ, इस वाक्य में पढ़ना तथा सकना दो क्रियाएं हैं। सकना पढ़ना क्रिया की विशेषता उत्पन्न करती है। सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने में सहायता करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहा जाता है। जैसे उसने बाघ को मार डाला। मारना इस वाक्य में मुख्य क्रिया है जिसके अर्थ को स्पष्टता प्रदान करने वाली क्रिया डालना है। थे, हुए, रहे इत्यादि सहायक क्रियाएं हैं। तो ये क्रिया है, आपकी समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं वाच्य। वाच्य किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप परिवर्तन से यह पता चले कि वाक्य में क्रिया के व्यापार का मुख्य विषय कर्ता, कर्म या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के तीन भेद हैं। ये देखिए, इसके तीन भेद कौन कौन से हैं? कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कृतवाच्य क्या होता है? क्रिया के जिस रूप परिवर्तन से वाक्य में कर्ता की प्रधानता स्पष्ट हो उसे कृतवाच्य कहते हैं। जैसे वह आम खाता है, यहाँ कर्ता प्रधान है। कर्मवाच्य, क्रिया के जिस रूप परिवर्तन से वाक्य में कर्म की प्रधानता स्पष्ट हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे आम खाया जाता है। भाववाच्य, क्रिया के जिस रूप परिवर्तन से वाक्य में भाव की प्रधानता स्पष्ट हो उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे उससे खाया ही नहीं गया। देखिए, ये वाच्य क्या है? वाच्य में क्या है? तीन तरह के प्रकार बताए हैं इसके। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो इसमें क्या है कि कृत का मतलब क्या है? क्रिया, यानी कि क्रिया के जिस रूप परिवर्तन से कर्ता की प्रधानता का स्पष्ट हो उसे कृतवाच्य कहते हैं। जैसे वह आम खाता है, मतलब एक हाईलाइट करने वाली चीज है यहाँ। तो जो ये क्रिया की है, ये इस पे बल दे रहा है, तो यहाँ क्या है? कृतवाच्य। ठीक है। जहाँ कर्मवाच्य मतलब क्या काम हो रहा है, तो वो क्या है? उसमें इस पे बल दिया गया है ना। और भाववाच्य से क्या है? भाव, मतलब भाव आ रहा है इसमें। ठीक है, तो उस पे बल दिया जाता है। तो ये वाच्य के तीन प्रकार हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इसमें ये भाव आ रहा है कि उससे खाया ही नहीं गया। ठीक है, नहीं खाने का भाव प्रकट हो रहा है। ठीक है, ये काल दिए हैं, ये हमारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन इसमें दिए हैं, कोई बात नहीं है, देख लीजिए थोड़ा सा। इसमें कुछ है नहीं, सभी को आते होंगे। काल तीन होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। इसमें क्या पढ़ाऊँ मैं, आप लोग देख लीजिएगा। ये वैसे भी हमारे में सिलेबस में शामिल नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं अव्यय। अव्यय क्या होते हैं? ये देखिए, ये इसे अविकारी शब्द भी कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था अविकारी शब्द भी कहते हैं। तो ये वही चीज है। ये क्या होता है कि वाक्य में जो प्रयोग के आधार पर शब्द, मतलब वाक्य में जो प्रयोग के आधार पर दो प्रकार के शब्द होते हैं, विकारी और अविकारी। ठीक है, और इसमें क्या होता है? संज्ञा हुई, सर्वनाम हुआ या विशेषण हुआ,
ये क्या है, और क्रिया ये क्या है, विकारी शब्द हैं। विकार का क्या अर्थ होता है, विकार का अर्थ आप लोग को पता है, विकार का अर्थ होता है परिवर्तन, मतलब चेंज होना। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे इस चैप्टर को कि विकार का मतलब होता है चेंज होना, परिवर्तन होना। ठीक है, और कौन कौन से विकारी हैं, विकारी शब्द हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये सब क्या है, विकारी शब्द हैं। और इसमें क्या होता है कि जो विकारी शब्द होते हैं वो रूप, लिंग और वचन, कारक आदि के कारण इनमें परिवर्तन आ जाता है। समझ आ रही है आप लोग की? जिन मतलब ये है कहने का, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं या अव्यय कहते हैं। ठीक है, और इनके कितने प्रकार होते हैं, अव्यय के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार। अव्यय या अविकारी शब्दों के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये इनके 4 प्रकार हैं। तो जल्दी जल्दी ये देख लेते हैं। अव्यय क्या होता है, ऐसे शब्द जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि में परिवर्तन के बावजूद कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, अव्यय कहते हैं। जैसे राम धीरे धीरे जाता है, यहाँ धीरे धीरे अव्यय है। ऐसे शब्दों में किसी भी परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसीलिए ये शब्द अविकारी होते हैं। अव्यय शब्दों के कुछ उदाहरण निम्न हैं, जब, तब, अभी, इधर, उधर, इसीलिए, अर्थात, ठीक, अर्थात इत्यादि अव्यय के अंतर्गत क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक शब्दों का स्थान है। सामान्य रूप से अव्यय के यही 4 भेद भी हैं। अंग्रेजी की तरह हिंदी में सभी क्रिया विशेषण शब्दों को अव्यय नहीं माना गया है। बहुत से शब्द क्रिया की विशेषता नहीं बताते। कालवाचक अव्यय आज, कल, आगे, पीछे, स्थानवाचक यहाँ, वहाँ, दिशावाचक इधर, उधर, स्थितिवाचक नीचे, ऊपर इत्यादि क्रिया की विशेषता नहीं बताते। क्रिया विशेषण, जिस शब्द से क्रिया विशेषण तथा अन्य क्रिया विशेषण शब्दों की विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। मतलब जो शब्द क्रिया की विशेषता होता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सीता धीरे धीरे आ रही है। सीता क्या कर रही है, आ रही है लेकिन धीरे धीरे। ठीक है, श्याम अभी खा रहा है। इन वाक्यों में धीरे धीरे तथा अभी आने तथा खाने की क्रिया की विशेषता बताते हैं। वह बहुत धीरे चलता है, इस वाक्य में बहुत क्रिया विशेषण है क्योंकि वह धीरे धीरे क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाता है। प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के 3 भेद हैं, साधारण, संयोजक तथा अनुबंध। देखिए इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं, मैं बताना भूल गई थी, आज थोड़ी जल्दी में हूँ, इस चक्कर में आप लोग देख लीजिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी बन रहे हैं और छूट गए हैं हमसे, देख लीजिएगा, नहीं तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो जो भी बताऊंगी, इनकी एक्सरसाइज भी मैं आपको कराऊंगी बाद में, जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो मैं उसमें बता दूंगी आपको। वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त क्रिया विशेषणों को साधारण क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे जल्दी आ जाओ, यहाँ जल्दी स्वतंत्र से वाक्य में प्रयुक्त हुआ है। जिन क्रिया विशेषणों का संबंध किसी उपवाक्य से रहता है उन्हें संयोजक क्रिया विशेषण कहा जाता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है कि संयोजक क्रिया विशेषण किसे कहा जाता है। जैसे जहाँ अभी महल है वहाँ कभी जंगल था। वाक्य में प्रयुक्त होकर निश्चय अवधारण का बोध कराने वाले क्रिया विशेषण शब्द को अनुबद्ध क्रिया विशेषण कहते हैं। यहाँ भी शॉर्ट क्वेश्चन बन गया कि अनुबद्ध क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। रूप के आधार पर क्रिया विशेषण को 3 भागों में बांटा जाता है। ये हैं मूल, यौगिक तथा स्थानीय। मूल क्रिया विशेषण दूसरे शब्दों के मेल से नहीं बनते, जैसे ठीक, अचानक, नहीं इत्यादि। यौगिक क्रिया विशेषण शब्द प्रत्यय अथवा पद जोड़ने से बनते हैं, जैसे मन से, जिससे, भूल से इत्यादि। स्थानीय क्रिया विशेषण बिना रूपांतरण के किसी विशेष स्थान में आते हैं, जैसे क्यों अपना सिर खपाते हो, अर्थ के आधार पर
क्रिया विशेषण के दो भेद हैं, परिमाण बोधक तथा रीति बोधक। परिमाण बोधक क्रिया विशेषण को अधिकता बोधक, न्यूनता बोधक, पर्याप्तिवाचक, तुलनावाचक, श्रेणीवाचक उपभेदों में बांटा जाता है। अधिकता बोधक के उदाहरण बहुत, अति, बड़ा, बिल्कुल, सर्वथा इत्यादि। न्यूनता बोधक के उदाहरण कुछ, लगभग, थोड़ा, ज़्यादा इत्यादि। देखिए शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं कि न्यूनता बोधक के उदाहरण कौन से हैं या पर्याप्तिवाचक के उदाहरण कौन से हैं, तो इस तरह से ये आ जाते हैं, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। पर्याप्तिवाचक के उदाहरण केवल, बस, बराबर इत्यादि। तुलनावाचक के उदाहरण जितना, कितना, इतना, अधिक, कम इत्यादि। श्रेणीवाचक के उदाहरण थोड़ा, 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 तिल, तिल इत्यादि। रीतिबोधक क्रिया विशेषण गुणवाचक विशेषण से अधिक जुड़ते हैं। ये क्रिया विशेषण प्रकार, निश्चय, अनिश्चय, स्वीकार, कारण, निषेध, अवधारणा जैसे अर्थों में आते हैं। प्रकार कैसे, स्वतः, स्वयं, स्वतः, मानो इत्यादि। निश्चय अवश्य, सही, सचमुच इत्यादि। अनिश्चय कदाचित, शायद, यथासंभव इत्यादि। स्वीकार हाँ, जी, ठीक, सच इत्यादि। कारण इसीलिए, इसलिए, क्यों, काहे इत्यादि। निषेध ना, नहीं, मत इत्यादि। अवधारण तो, भी, मात्र इत्यादि। ये देखिए इस तरह के शब्द इसमें आते हैं, ठीक है। तो आपकी समझ में ये आ गया होगा। ये आज हमारा टॉपिक 6 टॉपिक है, क्रिया, अव्यय तथा क्रिया विशेषण। ये आज यहाँ पे फिनिश हुआ है। देखिए हम इस तरह से इसे चार्ट से समझ लेते हैं। पहला हमारा चार्ट से बहुत इजीली याद हो जाती हैं चीज़ें, इसीलिए मैं बस ये बना बना के आपको दिखा देती हूँ। पहला है क्रिया के भेद। अगर आपको चार्ट का ये याद हो गया तो आपको बहुत कुछ याद हो जाएगा। अकर्मक, आपको ये याद हो गया कि क्या क्या इसके थे पार्ट, तो उसके अंदर की अपने आप याद आने लग जाती है। सकर्मक, ठीक है। ये तो हो गया हमारा क्रिया का। क्रिया के कितने भेद हैं? 2, अकर्मक और सकर्मक, ठीक है। देखिए मेन तो यही 2 पार्ट हैं, ठीक है। क्रिया के भेद कितने? 2। जब आपसे पूछा जाएगा कि कौन से, तो ये 2 भेद हैं। लेकिन 3 और क्रियाएं होती हैं जो कि पहली मतलब ये एक्स्ट्रा में आती हैं। द्विकर्मक क्रिया, ठीक है। दूसरी संयुक्त क्रिया, और तीसरी हमारी होती है सहायक क्रिया। ये याद रखिएगा। मेन तो हमारी फर्स्ट ये होती है और सेकंड ये होती है। अगर ये दोनों हैं तो ये और ये ऑप्शन बाद में आते हैं। वैसे क्रिया के 2 ही भेद माने जाते हैं, लेकिन अगर ये पूछा जाए और ये आती हैं तो ये भी 3 क्रियाएं हैं। कौन कौन सी? द्विकर्मक जिसमें 2 कार्य होते हैं, संयुक्त क्रिया और सहायक क्रिया, ठीक है, ये होती हैं। उसके बाद हमारा है अव्यय, और इन्हीं को अविकारी शब्द भी कहते हैं। अविकारी शब्द, ठीक है, याद रखिएगा। कोई भी नाम से आ सकता है ये, कि किसे कहते हैं, तो इस नाम से भी आ सकता है और इस नाम से भी आ सकता है। तो इसमें क्या होता है, ये क्या होते हैं, ये कौन से शब्द होते हैं जिनमें लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, ये वो शब्द होते हैं। और कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। जो भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के शब्द होते हैं उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं, और इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, ठीक है। अब अव्यय कितने होते हैं? अव्यय होते हैं 4। कितने भेद हैं इसके? 4। तो देखते हैं, हम ऐसा करते हैं, हम ऐसे करके लिखते हैं क्योंकि उधर ना थोड़ा जगह कम पड़ जाती है। पहला हमारा है अव्यय या अविकारी शब्दों के 4 भेद होते हैं। पहला हमारा है क्रिया विशेषण,
और दूसरा हमारा है संबंध बोधक। संबंध बोधक याद रखिएगा, ये चार्ट आपको याद हो जाएगा आसानी से। तीसरा है समुच्चय बोधक। और चौथा हमारा है विस्मयाबोधक, विस्मयादि बोधक, सॉरी थोड़ा सा नाम भूल गई थी, हो जाता है कभी कभी। तो ये हमारे हैं इसके 4 भेद। और ये क्रिया विशेषण क्या होता है? जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। ये मैंने अभी आपको बताया, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, ठीक है। और जो एक मिनट, और संबंध बोधक होता है संबंध बताने वाला, ठीक है, जो संबंध बताता है वाक्य में। देखिए क्रिया विशेषण के भी 4 भेद हैं। क्रिया विशेषण के भी 4 भेद हैं। अब मैं इसके डीपली बताऊं तो 4 भेद कौन से हैं? पहला होता है रीतिवाचक विशेषण, सॉरी क्रिया विशेषण। दूसरा होता है कालवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और चौथा होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसके जो क्रिया विशेषण के भी 4 पार्ट होते हैं इसके भी, ठीक है। पहला होता है रीतिवाचक। अब वही है ना, मैं आज टाइम थोड़ा कम था तो इस चक्कर में इसके 4 भेद होते हैं। पहला ये होता है। दूसरा होता है कालवाचक, शॉर्ट में बता दे रही हूँ। तीसरा होता है स्थानवाचक, जगह भी कम रह गई है। और चौथा इसमें होता है परिमाणवाचक, नीचे लिख दूं, परिमाणवाचक, ठीक है। ये होते हैं इसके 4 पार्ट। क्रिया विशेषण के 4 पार्ट हैं। अव्यय और अविकारी शब्द के भी 4 पार्ट हैं और क्रिया विशेषण के भी 4 पार्ट हैं। तो ये इस तरह से इसका चार्ट है। संबंध बोधक में क्या होता है? ये ना वो अविकारी शब्द होते हैं जो वाक्य के पदों का संबंध वाक्य के किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ जोड़ते हैं। मतलब ये वाक्य को संज्ञा या सर्वनाम, किसी भी पद को संज्ञा या सर्वनाम के साथ जोड़ते हैं और संबंध स्थापित करते हैं। तो ये होते हैं संबंध बोधक। और तीसरा हमारा है समुच्चय बोधक। समुच्चय का क्या मतलब है? समुच्चय का मतलब है जोड़ना, ठीक है। समुच्चय का मतलब होता है जोड़ने वाला। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो समुच्चय बोधक है ये क्या करता है, इसीलिए इसे योजक भी कहते हैं। मतलब ये जोड़ने वाला है, इसीलिए इसे योजक भी कहते हैं। ये वो अव्यय या शब्द होते हैं जो उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। मतलब एक तरह से सभी सारे ही ये जो है ना अविकारी शब्द या अव्यय एक दूसरे को, वाक्य को एकदम जोड़ने का काम करते हैं, संयोजन का कार्य करते हैं, ठीक है। और चौथा हमारा है विस्मयादि बोधक। तो इसमें क्या है, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि विस्मय मतलब विस्मय कराने वाले, जैसे जो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, है ना, तो वो वही चीज है। इसमें क्या होता है, विस्मय और आदि को जोड़ के, जैसे इसका नाम जैसे है तो हमने इसका संधि विच्छेद कर दिया, विस्मय प्लस आदि, है ना। तो इस नाम से क्या हमें पता चलता है, यानी कि विस्मय आदि का भाव का बोध कराता है। ये विस्मय आदि का भाव, दोनों को मिला के विस्मय आदि का भाव हमें होने का बोध कराता है। जैसे हम कुछ बोलेंगे, उफ कितना प्रदूषण है, आहा कितना सुंदर या सुहावना मौसम है। तो इसमें क्या है, हम विस्मित हो रहे हैं, मतलब आश्चर्यचकित हो रहे हैं एक तरह से, है ना। तो ये जैसे कि आहा कितना सुहावना मौसम है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, इसमें देखिए अब ये जो साइन बना हुआ है ये एक में विस्मित होना यानी आश्चर्यचकित होने का साइन है। तो यहाँ पे यही चीज है, यानी कि विस्मय प्लस आदि, विस्मय आदि बोधक,
यहाँ पे इसका ये मतलब है जो हमें क्या करता है, वो शब्द होते हैं जो आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा, भय आदि भावों को प्रकट करते हैं। ठीक है, वहाँ पे ये अव्यय होता है। विस्मयादिबोधक कहाँ पे होता है, जहाँ पे खुशी का एहसास हो या शोक का या घृणा का या डर का, भय का भाव आ रहा हो, तो वहाँ पे विस्मयादिबोधक होता है। तो यहाँ तक आपकी समझ आ गए होंगे, और जो ना समझ आए हो तो बता दीजिएगा, मैं आगे भी बता दूंगी। और आगे देखते हैं हम लोग क्या करेंगे आगे। ये हमारा आज का 6 टॉपिक फिनिश हो गया है, जो कि क्रिया, अव्यय तथा क्रिया विशेषण थे। आप लोग इसे अच्छे से याद कीजिए। आज मैंने जल्दबाजी में थोड़ा एक्सप्लेन नहीं किया है ज़्यादा, आज बस काम बहुत है। कल हम लोग के श्राद्ध है, तो बस इसलिए आज मैं बनाना भी नहीं चाह रही थी ये वीडियो, लेकिन मैंने कहा चलो बना लेती हूँ, क्योंकि कल भी मेरा गैप हो जाएगा, कल भी शायद ना बना पाऊँ मैं। इसीलिए मैंने कहा कोर्स फिर पीछे हो जाएगा, इस चक्कर में मैंने कहा आज बना लेती हूँ। तो एक्सप्लेन मैंने ज़्यादा अच्छे से नहीं किया, नहीं तो सोचा तो काफ़ी था कि ये चैप्टर थोड़ा अच्छे से समझाऊँगी। चलिए आप लोग इसी में से शॉर्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, आज मैं नहीं बता पाई हूँ, और अच्छे से उन्हें याद करिए, अच्छे से इस चैप्टर को पढ़िए, आपकी समझ में आएगा। आप जब तक खुद नहीं पढ़ेंगे तब तक समझ नहीं आएगा, और जो ना समझ आए तो मुझे बताइएगा, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।